Assalamu alaikum dear students. Welcome to parkvideo.tv. In this video I am going to discuss an important topic of physiology, that is cell. In previous classes we have learned that cell is the basic unit of structure and function of the bodies of living organisms. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे एक कमरे की छोटी से छोटी इकाई ईंट होती है, इसी तरह एक जो ज़िंदा जिस्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका छोटे से छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर रहा होता है और उसके फंक्शंस का भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज फंक्शनल रोल जो प्ले किया जाता है एक बॉडी का, ये एक्चुअली क्या होता है? सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तमाम तर जो बॉडी के सेल्स हैं उनके मुश्तरका काम को अगर मिला दिया जाए तो वो ओवरऑल क्या बनता है? फंक्शन ऑफ द बॉडी बनता है। ओके, अगर पूरी की पूरी लाइफ को देखें या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये एक सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अगर ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो तो इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर यूनिसेलुलर की एग्जांपल को देखें तो बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इसमें फंजाई हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस जो हैं वी आर आल्सो पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी आर एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स का एक स्पेशल ग्रुप है जो कि ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो लाइफ क्या है? अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफ्रेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वो खसूसियात जो ज़िंदा जानदारों को मुर्दा जानदारों से डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसे क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। ओके, तो लाइफ सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल हो सकती है, ज़्यादा पर भी। अगर सिंगल होगे तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होगी तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर सेल को देखें तो सेल की जो आउटर स्पेस है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। ओके, और जो सेल के आउटसाइड फ्लूइड मौजूद होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ओके, और इसी जो आउटसाइड द सेल फ्लूइड मौजूद होता है इसी को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ओके, जो आउटसाइड एरिया है जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस भी करते हैं करेंगे अभी, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि 3 तरह के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, और कब डिस्कवर किया? इन आई थिंक 1665, एंड न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ओके, और जो फादर ऑफ फिजियोलॉजी है वो वान हॉलर को कहा जाता है। सबसे पहले टर्म फिजियोलॉजी जीन फर्नल ने इस्तेमाल की। सेल थ्योरी जो है ये सब शीडन और शवान ने दी थी। सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दीज वर आल्सो discovered by Robert Hooke. So these were the some important points, some important MCQs, some important general knowledge points that I discussed to you. Now start our today's discussion topic, that is general characteristics of a cell. अगर सेल की जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इससे पहली सबसे पहली बात जो है अहम, वो ये है कि हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो खुराक है जिसको इस्तेमाल करके सेल एनर्जी ले रहा होता है, और ऑक्सीजन वो चीज़ है जिसकी मौजूदगी में न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जा सकता है। बिकॉज़ हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक अमल है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ली जाती है इन
एन ऑर्गेनेली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है वो एरोबिक होती है मोस्टली, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों की सेल को ज़रूरत होती है। सेकेंडली अगर देखें तो ये जो एनर्जी यहाँ से पैदा होती है, सेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो अपनी ग्रोथ में, सेकेंडली रिपेयर करने के लिए अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, और थर्डली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेल इस एनर्जी को इस्तेमाल कर होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर रहा होता है सेल, अपने मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को आउटसाइड द सेल निकाला जाता है, तो उस टाइम भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? सेल के इंटरनल कंडीशंस को सेम रखना, मेंटेन करना, चाहे माहौल में जितनी भी तब्दीलियाँ होती रहें, उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, माहौल में होने वाले किसी भी चेंज को डिटेक्ट करके खुद को बचाने के लिए जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, उस रेस्पॉन्स में भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर नेक्स्ट देखें तो रिप्रोडक्शन में भी एनर्जी सेल यूज़ कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, एंड द मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट सेल यूटिलाइजेज इज़ यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अबाउट 90% or more than 90% of the energy is utilized in the process of reproduction. Okay, next अगर कंपोनेंट्स या सेल सराउंडिंग्स को देखें, जो कि मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, तो सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जो कि सेल की आउटसाइड वाली स्पेस होती है, ओके, ये दो तरह की हो सकती है। एक तो हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो कि स्पेस होती है बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, और सेकेंडली जो है सर्कुलेशन के एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन वाली जो स्पेस है, उसे क्या कहते हैं? वस्कुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सेल के आउटसाइड वाली स्पेस है, ये दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, और आउटसाइड वाली स्पेस को कहते क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, इंटरस्टिशियल स्पेस हो सकती है, वस्कुलर स्पेस हो सकती है। ठीक है, अगर दो सेल्स के दरमियान वाली स्पेस है तो उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, और अगर सर्कुलेशन की एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन के एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन की स्पेस है तो इसे हम वस्कुलर स्पेस कहेंगे। अच्छा, वो फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पाया जाता है, उस फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। ओके, इसे प्लाज्मा भी कहते हैं, और सम बुक्स में इसे ट्रांससेलुलर फ्लूइड का नाम भी दिया गया है। तो थर्डली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दीज आर द कम्प्लेक्स मैश वर्क ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएटेड बाय सेल्स एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये एक स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं, और कहाँ मौजूद होते हैं? इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस किसको कहते हैं? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, दो सेल्स के दरमियान में पाए जाने वाले स्पेस में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कह देते हैं हम। अच्छा, इनमें मोस्टली 3 कंपोनेंट्स काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, in next video I will discuss tissues, inshallah, that will be uploaded soon. Thank you so much.